प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए इवेंट सेमेस्टर में एक माइनर का पेपर है, माइनर एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज के तहत, जिसका कोर्स कोड है AE2 NCC। कोर्स का नाम है नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर। सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर में थे, उनके लिए इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था वह 31 मई 2025 को संपन्न हुआ। 31 मई 2025 को जो एग्जाम हुआ था, जो परीक्षा हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के क्या आंसर होंगे, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, देख रहे थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में हम लोग आज जो बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में चर्चा किया, और इस क्लास में, इस वीडियो में बाकी के 25 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनके आंसर्स क्या होंगे। करते हैं, क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शंस आर यूनिटी एंड डिसिप्लिन, सर्विस इज धर्मा, नेशनल सर्विस या इंडियन आर्मी। एकता और अनुशासन, सेवा ही धर्म है, राष्ट्र सेवा है, भारतीय सेवा। तो जो एनसीसी का आदर्श वाक्य है, मोटो ऑफ एनसीसी है, वो क्या है? दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? एकता और अनुशासन है, या यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म शुड एनसीसी कैडेट्स मेंटेन? एनसीसी कैडेटों को किस प्रकार वर्दी बनाए रखनी चाहिए? ऑप्शन है आपके, डर्टी एंड टॉर्न, क्लीन एंड नीट, एनी यूनिफॉर्म, नन ऑफ द एबव। गंदी और फटी हुई, साफ और व्यवस्थित, कोई भी वर्दी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन से क्लियर है कि एनसीसी कैडेट जो है, उनकी वर्दी कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी क्लीन एंड नीट, नीट एंड क्लीन, साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन, क्लीन एंड नीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। व्हाट एक्टिविटीज शुड एनसीसी कैडेट्स पार्टिसिपेट इन? एनसीसी कैडेटों को किन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, वनली इन परेड, वनली इन कैंप्स, परेड कैंप्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, नन ऑफ द एबव। केवल परेड में, केवल शिविर में, परेड शिविर साहसिक गतिविधियों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स को जिन गतिविधियों में भाग लेनी चाहिए, उसमें परेड भी आता है, शिविर भी आता है और साहसिक गतिविधियां भी आती हैं। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है, परेड कैंप्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज, दैट इज द राइट ऑप्शन। जो है, परेड में भी भाग लेना चाहिए, कैंप्स में भी भाग लेना चाहिए, एडवेंचरस एक्टिविटीज में भी भाग लेना चाहिए, परेड, शिविर और साहसिक गतिविधियां। इस तरह से सी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड टू एनसीसी कैडेट नीड टू हैव टू फुलफिल देयर ड्यूटीज? एनसीसी कैडेटों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है? ऑप्शंस आर निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नन ऑफ द अबव। नकारात्मक, सकारात्मक, तटस्थ या उपरोक्त में से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ एनसीसी कैडेट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी को यदि हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव, सकारात्मक। अगर दृष्टिकोण होगा, सकारात्मक एटीट्यूड होगा हमारा, तो हम अपने कर्तव्य का पालन अनिवार्य रूप से कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न है कि एनसीसी कैडेटों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, तो सकारात्मक। सिर्फ एनसीसी कैडेट को नहीं, लेकिन बल्कि हम सभी को अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमें अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक बना करके रखना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स? एनसीसी कैडेटों के मुख्य कर्तव्यों में से एक क्या है? ऑप्शंस आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, पार्टिसिपेटिंग इन एडवेंचरस एक्टिविटीज, वर्किंग इन टीम्स, ऑल ऑफ द एबव। अनुशासन का पालन करना, साहसिक गतिविधियों में भाग लेना, टीम वर्क करना, उपरोक्त सभी। तो एनसीसी कैडेटों के जो मुख्य कर्तव्य हैं, उसमें से कह रहा है एक क्या है, लेकिन यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए, अनुशासन का पालन करना, साहसिक गतिविधियों में भाग लेना, टीम वर्क करना, इस सभी के सभी सही है। सो इन दिस वे डी ऑप्शन जो है आपका, दैट इज द राइट options. The main duties of NCC cadets are maintaining discipline, participating in adventurous activities, working in
teams. So in this way, the D option, that is all of the above, is the right option. Now the next question, question number 31. प्रश्न संख्या 31, 31. The largest democratic country in the world is the largest democratic country in the world is, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन है इंडिया, रशिया, यूएसए या चाइना। तो डियर हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज आवर कंट्री, दैट इज इंडिया या भारत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द रैंक ऑफ एडीजी एनसीसी डायरेक्टरेट यूपी? एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश के जो एडीजी है उनकी रैंक क्या होती है? एक प्रश्न है और आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिगेडियर, बी लेफ्टिनेंट, सी मेजर जनरल एंड डी नन ऑफ द एबव। तो डियर एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में एडीजी हैं उनका क्या नाम है? अगर उनका नाम हम लोग जान जाए तो आंसर जान सकते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेजर जनरल विक्रम कुमार। क्या नाम है? मेजर जनरल विक्रम कुमार। तो इस तरह से जो रैंक है वो क्या है? मेजर जनरल की रैंक होती है। एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश से किसी भी राज्य का जो एनसीसी निदेशालय है उसके जो एडीजी होते हैं उसका जो रैंक होता है वो क्या है? मेजर जनरल रैंक होता है। द करेंट एडीजी फॉर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडीजी मीन्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल, द करंट एडिशनल डायरेक्टर जनरल दैट इज एडीजी ऑफ द एनसीसी डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश इज मेजर जनरल विक्रम कुमार, हु टुक चार्ज इन जून 2023। 2023 से उत्तर प्रदेश निदेशालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल या एडीजी जो है मेजर जनरल विक्रम कुमार जी हैं। तो इस तरह से जो प्रश्न था कि व्हाट इज द रैंक ऑफ एडीजी एनसीसी डायरेक्टरेट ऑफ यूपी और एनी अदर स्टेट डायरेक्टरेट, दैट इज द मेजर जनरल। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी लोग एनसीसी पेपर को लिए तो आपको इसका आंसर अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। एनसीसी मीन्स नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। एनसीसी मीन्स नेशनल कैडेट कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है Which of the following countries India's neighbor? अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, रशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? अमेरिका है, चीन है, सिंगापुर है या रशिया है? तो डियर ऑप्शंस देख करके भी आप जान गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है दैट इज चाइना या बी ऑप्शन जो है वो सही है। चीन जो है जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से हमारे देश का पड़ोसी देश है। हमारे देश के कुल 9 जो है प्रमुख रूप से पड़ोसी या नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें से लैंड नेबर जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार आते हैं। इसके अलावा जो मैरीटाइम या समुद्री जो पड़ोसी हैं उसमें श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। इस तरह से कुल 9 नेबरिंग कंट्रीज है हमारे देश के। लैंड नेबर या जमीन हमारा जो है जमीनी जो पड़ोसी हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। और जो हमारे समुद्री पड़ोसी हैं या मैरीटाइम नेबर है उसमें श्रीलंका और मालदीव आते हैं। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। हाउ कैन वी प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एनसीसी? एनसीसी के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए by participating in various cultural programs and interacting with peoples from different communities, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर और विभिन्न समुदायों के लोगों से बातचीत करके। बी by spreading awareness about only one religion, C by promoting only one language and D by not providing equal opportunities for all, केवल धर्म के बारे में जागरूकता फैलाकर केवल एक ही भाषा के बारे में बढ़ावा देकर सभी के लिए समान अवसर न देकर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा क्या है? एनसीसी के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता को जो बढ़ावा देते हैं उसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर और विभिन्न समुदायों के लोगों से बातचीत करके हम राष्ट्रीय एकता को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। सो ये ऑप्शन दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज? हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे कौन थे? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे देश के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका क्या नाम है? ही वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है रिवर ब्रह्मपुत्र हाउ थ्रू द स्टेट ऑफ, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर के बहती है? जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो किस राज्य से, फ्रॉम विच स्टेट दैट फ्लोज? ऑप्शंस आर असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे देश में जो है तिब्बत से जो है प्रवेश करती है। तब ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे देश भारत में कहां से प्रवेश करती है? तिब्बत से प्रवेश करती है। जब तिब्बत से प्रवेश करती है उसके बाद वह अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो तिब्बत से प्रवेश करती है हमारे देश भारत में, फिर अरुणाचल प्रदेश में जाती है, फिर असम में जाती है, फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, असम। रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज फ्रॉम द असम, फर्स्ट इट्स इंटर इन इंडिया थ्रू तिब्बत, then in Arunachal Pradesh, then in Assam, then it flows in Bangladesh country, and then it meet with the Bay of the Bengal, या बंगाल की खाड़ी में जाकर के वहां पे मिल जाती है, गिर जाती है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डोमिनेंस। आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, विविधता में एकता, या राजनीतिक प्रभुत्व। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन से क्लियर है, राष्ट्रीय एकता का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दैट इज द विविधता में एकता। द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में या अनेकता में एकता, विविधता में एकता। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 12 जनवरी को, या 7 दिसंबर को? तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जो है नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस जो कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को मनाई जाती है। इस तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाइट कलर इन आवर फ्लैग और नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स, राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग है वो क्या दर्शाता है? हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, उसमें जो व्हाइट कलर है, जो सफेद रंग की पट्टी है, वो क्या दर्शाता है? ऑप्शंस आर पीस, प्योरिटी एंड ट्रूथ, सो कैप्ड हिमालयाज, पैट्रियोटिज्म, प्रॉस्पेरिटी एंड फेथ, शांति, पवित्रता एवं सत्य, बर्फ से ढका हिमालय, देश प्रेम, समृद्धि और विश्वास। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रीय ध्वज का जो सफेद रंग है वह शांति, पवित्रता और सत्य को दर्शाता है। व्हाइट कलर इन आवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स पीस, प्योरिटी एंड ट्रूथनेस। सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पीस, प्योरिटी एंड ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हम सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, भारत हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? दैट इज पीकॉक, या जो मोर है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी। द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया इज पीकॉक। सो ए ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न है एनसीसी सॉन्ग वाज सं बाय, एनसीसी सॉन्ग जो है, एनसीसी गीत किसके द्वारा गाया गया? ऑप्शन आर आशा भोसले, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर, या अनुराधा पौडवाल। यह अब यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है। एनसीसी जो सॉन्ग है, एनसीसी जो गीत है, वो कई गीत हैं और उसमें से जो एनसीसी सॉन्ग इस समय वर्तमान समय में है वो जो है उसका नाम है हम सब भारतीय हैं। द एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय हैं वाज कंपोज्ड बाय सुदर्शन फकीर। किसके द्वारा कंपोज किया गया? सुदर्शन फकीर जी के द्वारा। एंड म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय विजय राघवन राव। यहाँ पे प्रश्न है कि किसके द्वारा गाया गया? तो यह जो प्रश्न है इसका जो ऑप्शंस दिए गए उस ऑप्शंस जो है इसको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा संशय में है। किसका सही उत्तर क्या होगा? हम सब जो भारतीय हैं, यह जो गीत है एनसीसी में 1982 में अपनाया गया था। एनसीसी गीत जो है यह इसका किसी एक के द्वारा जो है इसका गायन नहीं किया गया था, बल्कि कई कलाकारों के द्वारा यह
गाया गया था। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन है आशा भोसले। एनसीसी गीत जो है किसी एक कलाकार द्वारा नहीं गाया गया था, बल्कि एनसीसी गीत जो है इसका गायन कई कलाकारों द्वारा किया गया, जिनमें अक्सर अमर तौसीफ और मोहम्मद रफी जी का नाम आता है। तो इस तरह से आपको जो है यह जो क्वेश्चन नंबर 42 है ये थोड़ा सा संशय है इसके ऑप्शंस को लेकर के। इस पे यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा इसके ऑप्शंस को फिर से देखना चाहिए, और इसका नंबर जो है चूंकि संशय है इसलिए इसका नंबर सभी विद्यार्थियों को बराबर मिलना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है लेडीज एनोज ट्रेनिंग एकेडमी इज लोकेटेड एट। महिलाएं जो एनोज होती हैं उनका प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर में, देहरादून में, कानपुर में या आगरा में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनोज का ट्रेनिंग होता है वो होता है ओटीए में, ओटीए फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। और जो महिलाएं होती हैं, लेडीज एनो होती हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वह ग्वालियर में चलती है। कहां चलती है? ओटीए ग्वालियर, ठीक है। एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में चलती है। जबकि जो पुरुषों की ट्रेनिंग है वो कहां पे चलती है? कामटी में चलती है, ठीक है। ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी में चलती है पुरुषों की, महिलाओं की चलती है ग्वालियर में। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, ग्वालियर। लेडीज एएनओज की ट्रेनिंग ग्वालियर में चलती है, और जो मेल एएनओज होते हैं, पुरुष एएनओ जो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग ओटीए कामटी में होती है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44। हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए उसमें से जो ए ऑप्शन है भगत सिंह जी ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। लेकिन जो इंकलाब जिंदाबाद नारा है इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद मींस क्रांति अमर रहे, और यह नारा सबसे पहले उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। हालांकि इस नारे को क्रांतिकारी भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। तो इस तरह से जो है ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि भगत सिंह ने जो है इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। स्लोगन जय जवान जय किसान वाज गिवन बाय। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व में भी हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो देश है उसके जो है प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। वो प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय प्रधानमंत्री जो थे उनके द्वारा दिया गया था। द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान जो है खाद्यान्न की कमी की पृष्ठभूमि में सैनिकों को और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह नारा उनके द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का जो प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो प्रश्न संख्या 46 है वो क्या है? द स्टेट्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल? भारत के राज्यों का गठन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, जियोग्राफिकल, रिलीजन, कल्चरल। भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर, धार्मिक आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टेट्स है, इंडियन स्टेट्स वर formed primarily on the principles of linguistic homogeneity through the States Reorganization Act of 1956। States Reorganization Act 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर हमारे देश में जो राज्य है उन राज्यों का गठन हुआ। इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, भाषाई या लिंग्विस्टिक। भारत के राज्यों का गठन किस सिद्धांत के आधार पर हुआ था? भाषाई सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। और यह स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956
1956 का जो स्टेट एयर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके आधार पे, भाषाई आधार पे भारत के राज्यों का गठन किया गया। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरफेथ डायलॉग इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतर धार्मिक संवाद की क्या भूमिका है? ऑप्शंस हैं reinforcing religious practices, B है fostering understanding and tolerance among different religions, C promoting religious discrimination and D encouraging religious beliefs। धार्मिक प्रथाओं को सुदृढ़ करने में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना, धार्मिक विश्वासों को प्रोत्साहित करना। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द बी ऑप्शन, फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन्स, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48 प्रश्न है द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडॉप्शन ऑफ द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में अशोक के सिंह स्तंभ का रूपांतरण है, सारनाथ का, गया का, दिल्ली का या बोध गया का। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें अशोक का जो सिंह का स्तंभ कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, सारनाथ। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडॉप्शन ऑफ द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ यूपी विच वाज अडॉप्टेड ऑन द स्टेट एम्बलम ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीसी? आरडीसी का पूरा नाम क्या है? आरडीसी क्या होता है? आरडीसी एक कैंप होता है जिसको हम रिपब्लिक डे कैंप के नाम से जानते हैं। गणतंत्र दिवस पे जो परेड होता है दिल्ली में उसको आरडीसी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, रिपब्लिक डे कैंप। आरडीसी स्टैंड्स फॉर रिपब्लिक डे कैंप। जो रिपब्लिक डे को कैंप होता है रिपब्लिक डे के लिए, जिसमें विद्यार्थी सिलेक्ट होकर के दिल्ली जाते हैं और गणतंत्र दिवस पर परेड करते हैं, तो उसको हम आरडीसी या रिपब्लिक डे कैंप के नाम से जानते हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड? शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है? ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर, रिटन डॉक्यूमेंट, साउंड स्पीच, रीडिंग हैबिट्स। चेहरे का हाव भाव, लिखित दस्तावेज, अच्छा भाषण पढ़ने की आदत। तो ऑप्शन से क्लियर ड्यूरेशन, शारीरिक भाषा की बात की जा रही है तो शारीरिक भाषा के अंतर्गत चेहरे के हाव भाव आते हैं। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। शारीरिक भाषा के अंतर्गत चेहरे का भाव एवं हाव भाव आता है। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से प्रिय विद्यार्थी 31 मई 2025 को जो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर का माइनर का पेपर हुआ था एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के तहत, उसमें जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, बारी बारी से उसके आंसर्स को देखा, उस पर डिस्कशन किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें और आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। साथ साथ यदि आपको कोई सुझाव तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल का आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।